हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो कोलाइड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड होता है, जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो पहले आपस में जुड़ते हैं और फिर वो कोलाइडल रेंज में हम लोगों का पार्टिकल बनता है। दूसरा जो है वो हम लोगों का मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है, जिसमें एक पार्टिकल का ही साइज इतना इनफ होता है कि वो कोलाइडल रेंज में रहता है। और तीसरा जो था वो हम लोगों का एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में हम लोग बताए थे कि लो कंसंट्रेशन पर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये आयंस में टूटे हुए रहेंगे। पर एक सर्टेन कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहते हैं, जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो ये जो आयंस है ये आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और तब एक हम लोगों का कोलाइड बनता है, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड या फिर मिसल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मिसल जो है वो किस मैकेनिज्म से बनता है, यानी उसका क्या हम लोगों का मैकेनिज्म रहता है जिससे मिसल बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोगों के पास सोप या डिटर्जेंट होते हैं, उनमें हम लोगों का हायर जो है वो फैटी एसिड्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हम लोगों का एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा और साथ ही साथ एक पोलर ग्रुप होता है। नॉर्मली वो पोलर ग्रुप COO माइनस होता है। यानी हर एक सोप में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास, जैसे अगर हम उसको RCOO माइनस और Na प्लस से रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ही RCOO माइनस और Na प्लस वाटर में जाएगा, पहले ये टूट जाएगा RCOO माइनस और Na प्लस में, और RCOO माइनस में हम लोगों का जो R ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, वो एक बहुत बड़ा चेन होता है और साथ ही साथ जो CO माइनस है वो एक पोलर ग्रुप अटैच्ड है। तो जो CO माइनस जो पोलर ग्रुप है उसको हम लोग हेड कहते हैं और जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर उसको रिपेल करना चाहता है। लेकिन जो CO माइनस ग्रुप है, यानी कि जो हमारा हेड है, वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम लोग सोप या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो यहां पर ये COO माइनस ग्रुप दिखाया जा रहा है, हेड, है ना। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो लो कंसंट्रेशन पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, वो हमारा वाटर जो है उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो वाटर के अंदर रहता है सरफेस पर। और अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन पार्ट को देखें, जिसको हम लोग टेल कह रहे हैं, वो सरफेस के ऊपर में रहता है क्योंकि वाटर उसको रिपेल कह रहा है। ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पर जो हमारा हेड होता है वो वाटर के अंदर रहता है और जो टेल होता है वो वाटर के, जैसे अगर हम लोग इस पेन को, अगर ये इसको हेड माने और इसको टेल माने, तो जब लो कंसंट्रेशन होता है और ये अगर मेरा वाटर हुआ, तो लो कंसंट्रेशन पर ये जो हमारा हेड है वो अंदर है और ये जो हमारा टेल है वो ऊपर है। पर जैसे ही हम लोगों का क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन आएगा, तो उस समय क्या होगा कि ये सब जो आयंस है वो, है ना, अंदर आ जाएगा और अंदर आने के क्रम में ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट सेंटर पे आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस पर जो है वो हम लोगों का जो है वो COO माइनस ग्रुप, यानी जो पोलर ग्रुप है, वो सरफेस पर आ जाएगा और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हमारा सेंटर पे आ जाएगा और इस तरह से हम लोगों का एक मिसल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये यहां पर नॉर्मल कंसंट्रे या लो कंसंट्रेशन पर हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर है, और जैसे ही क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन आता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट सेंटर पे आ जाते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो हम लोगों का सरफेस पर आ जाता है और इस तरह से हम लोगों का मिसल बन जाता है। ठीक है। तो अब यदि हम लोग यहां पर मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन देखें कि कैसे बनता है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है सोप इज, है ना, पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो जो सोप होते हैं वो या तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के, यानी नॉर्मली जो है उनमें हम लोगों का एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा और एक हमारा पोलर ग्रुप होगा। ठीक है।
इसको इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCOO माइनस और Na प्लस। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCO माइनस और Na प्लस से। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं सोडियम एस्टिरेट तो वहां पर C17H35 COO माइनस और Na प्लस हो जाता है, ठीक है। तो C17 और H35 को हम लोग R कह सकते हैं और CO माइनस हमारा पोलर ग्रुप हो गया। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर सोप में RCO माइनस और Na प्लस है, और जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे तो RCO माइनस अलग हो जाएगा और Na प्लस अलग हो जाएगा, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स इनटू RCOO माइनस एंड Na प्लस। कटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा, ठीक है। द RCOO माइनस आयंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं RCOO माइनस जो आयंस है उसमें हमारा दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है और एक CO माइनस जो है ये हमारा पोलर ग्रुप है जो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है ना चेन R जिसको हम लोग जो कि नॉन पोलर है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेल, विच इज हाइड्रोफोबिक एंड अ पोलर ग्रुप CO माइनस जो कि पोलर है आयोनिक है और इसको हम लोग हेड बोलेंगे, ठीक है। विच इज हाइड्रोफिलिक क्योंकि वाटर उसको अट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि आयन है, आयन वाटर अट्रैक्ट करता है। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप, जब सोप का लो कंसंट्रेशन होगा, द RCOO माइनस आयंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो RCOO माइनस जो है सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पर आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सरफेस पर, इसीलिए उनमें सरफेस टेंशन होता है। तो जब सोप के मॉलिक्यूल्स आएंगे सरफेस पर तो सरफेस टेंशन हम लोगों का क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब हम लोग है ना सोप या सर्फ को ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है क्योंकि कुछ सोप मॉलिक्यूल्स वहां पर आ जाते हैं जिससे सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। तो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप द RCO माइनस आयंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद द हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर तो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है and are staying away from water and remain at the surface। पर वो तो सरफेस पर नहीं रहेगा क्योंकि जुड़ा हुआ है CO माइनस के साथ। and CO माइनस ग्रुप्स being water loving are inside water। तो लो कंसंट्रेशन पर CO माइनस ग्रुप अंदर है और R ग्रुप हम लोगों का बाहर है, ठीक है। बट एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, पर जैसे ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है सोप का और एक क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन यानी एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे जब हम लोग आते हैं, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क। तो एनायंस जो है वो अब बल्क में खींचे आते हैं, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। और वो फिर एक स्फेरिकल शेप बनाते हैं जहां हाइड्रोकार्बन पार्ट सेंटर पे रहेगा और सरफेस पर हमारे जो है वो पोलर पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन chains point toward the center of the sphere and COO minus part remain है ना outward on the surface of the sphere, ठीक है। A aggregate thus formed is called ionic missile और इसी को हम लोग आयनिक मिसल कहते हैं। तो ये हमारा पहले टेल था और ये हेड था एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर, ये था जब लो कंसंट्रेशन, और जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे आया तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हमारा सेंटर पर आ गया और यहां पर हम लोगों का ये पार्टिकल्स जुड़ गया और एक कोलाइड बन गया जिसको हम लोग आयनिक मिसल कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का मैकेनिज्म था, ठीक है, मिसल फॉर्मेशन का। अब हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखेंगे, यानी सोप किस तरह से है ना किसी सरफेस पर या किसी क्लॉथ पर लगे हुए डर्ट को जो है वो साफ करता है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोगों का मैकेनिज्म वही होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो डर्ट के पास जाएंगे, है ना, और वहां पर एक आयनिक मिसल बना लेंगे जिसमें जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा वो डर्ट के अंदर होगा और जो सरफेस के ऊपर में जो रहेगा वो हमारा पोलर पार्ट रहेगा। तो जब पोलर पार्ट सरफेस के ऊपर में रहेगा तो वाटर जो है वो उस पोलर के पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, और जब अट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो हमारा जो मिसल है वो अब वो क्लॉथ से जो है वो अब वहां से हट जाएगा। तो इस तरह से जो डर्ट है वो हम लोगों का सरफेस से या क्लॉथ से हट जाता है क्योंकि जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पर क्या बना लेते हैं, एक आयनिक मिसल जिसमें
हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो डर्ट के अंदर होता है और सरफेस पर हम लोगों का पोलर ग्रुप रहता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्लॉथ है और ग्रीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ग्रीज, ठीक है, ग्रीज ऑन क्लॉथ। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर सोप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सोप में हमारा दो पार्ट था, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट था और एक पोलर ग्रुप था। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो हम लोगों का, ये जो हमारा डर्ट है उसके अंदर है ना, एक सारा हाइड्रोकार्बन पार्ट आ जाता है, जिससे हम लोगों का एक मिसल बन जाता है। और ये पार्ट हम लोगों का माइनस जो है वो वाटर में रहता है, और वाटर फिर है ना इस जो पोलर पार्ट है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये डर्ट जो है वो हम लोगों का यहाँ से है ना सरफेस से हट जाता है। और ये हम लोगों का जो है वो डर्ट जो है वो यहाँ पर एक आयनिक मिसल बना लेता है सोप, है ना, आयंस के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स देखें तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स या सोप आयंस जो है फॉर मिसल अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट। तो ये क्या करते हैं, वो ग्रीस के अराउंड है ना मिसल बना लेते हैं। द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप इज इन द ग्रीस ड्रॉपलेट, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो अंदर रहेगा, एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट्स, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे वो है ना ग्रीस ड्रॉपलेट से है ना हमारे क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स आउट रहेंगे, यानी बाहर की तरफ रहेंगे, जैसे लाइक द ब्रिसल्स। जैसे कि अगर जब हम लोग सुबह में ब्रश करते हैं तो जो ब्रश होता है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, उस ढंग से, ठीक है। द पोलर ग्रुप्स इंटरेक्ट विथ वाटर, और ये जो पोलर ग्रुप्स है हमारे, ये अब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना, एंड एज अ रिजल्ट द ग्रीस ड्रॉपलेट है ना सराउंडेड बाई सोप आयंस जो होगा वो यहां से है ना इज पुल्ड इन वाटर एंड द डर्ट सरफेस गेट्स क्लीन्ड, और इस तरह से हम लोगों का जो डर्ट सरफेस है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें है ना सोप का, तो हम लोगों के पास जैसे सोडियम एस्टीरेट है C17H35CO- Na+, तो इसमें जो हमारा जो आयन है वो जो काम करने वाला है वो एनायन है COO-। उसी तरह जो डिटर्जेंट में जो कंपोनेंट होता है वो है सोडियम है ना लॉराइल सल्फेट CH3CH211 है ना OSO3-, तो इसमें भी जो काम करने वाला जो आयन है वो एनायन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक सरफेक्टेंट देखें जो जिसमें जो आयन है जो काम करता है वो कटायन होता है, जो होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है CH3CH2 है ना 15 टाइम्स और CH3 है ना उसके वो 3 टाइम्स हो जाएगा और N+ और Br-। तो जो ये नाइट्रोजन है वो 3 CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर जो भी क्लींजिंग एक्शन होगा वो कटायन के कारण हो रहा है, बाकी दोनों जगह जो क्लींजिंग एक्शन है वो हम लोगों का एनायन के कारण हो रहा है, क्योंकि वो लोग डर्ट के अराउंड जो है वो एक मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स देखेंगे, यानी हम लोग कोलाइड्स जो है वो कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स है जिसकी सहायता से हम लोग कोलाइड्स जो है वो बना सकते हैं, जिसमें पहला मेथड होगा केमिकल मेथड, यानी हम लोग किसी रिएक्शन के जरिए कोलाइड बना सकते हैं। दूसरा जो है वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और थर्ड जो होता है वो होता है पेप्टाइजेशन। तो अब हम लोग एक एक करके ये तीनों मेथड्स जो है वो हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग कोलाइड्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो गया प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें पहला जो मेथड है वो है हमारा फर्स्ट है जो है वो केमिकल मेथड से, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है केमिकल मेथड्स का मतलब हो गया कि हम लोग इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, और केमिकल रिएक्शन कराकर हम लोग है ना कोई सब्सटेंस बनाएंगे जिसके पार्टिकल्स फिर आपस में जो है वो जुड़कर हम लोगों को कोलाइड बनाएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, पहले तो रिएक्शन के कारण मॉलिक्यूल्स बनेगा, which then aggregate, और तब वो आपस में जुड़ेंगे, leading to the formation of salts। तो उसके बाद हम लोगों का सॉल्ट्स बनाएंगे। सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स जो है वो एक ऐसा कोलाइड होता है जो डिस्पर्स्ड फेज हम लोगों का सॉलिड होता है, लेकिन जो डिस्पर्सन मीडियम है वो हमारा लिक्विड है। तो हम लोगों के पास जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है,
उसी तरह हम लोगों का डबल डिकम्पोजिशन हो गया, उसी तरह हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो ये सब रिएक्शंस करा के हम लोग पहले सॉलिड बनाएंगे और वो फिर उसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़ेंगे और फिर हम लोगों को सॉल्व बनेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पहला देखें तो अगर हम लोग FeCl3 का अगर हाइड्रोलाइसिस करें यानी रिएक्शन विथ वाटर, तो FeCl3 प्लस 3H2O, तो ये हम लोगों का FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl बनेगा। ये एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है और यहाँ पर हम लोगों को है ना ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसके जो पार्टिकल्स बनेंगे ये फिर आपस में जुड़ेंगे और फिर हम लोगों को है ना सॉल्व बनेगा। सेकंड अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो SO2 जब H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पर हम लोगों का सल्फर बना रहा है। तो अगर हम लोग H2S में देखें तो यहाँ सल्फर -2 है और यहाँ पर अगर हम लोग सल्फर देखें तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम लोगों को सल्फर का सॉल्व मिलेगा, ठीक है, इस रिएक्शन के जरिए। थर्ड अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन, तो अगर हम लोग AuCl3 का रिडक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएं तो हम लोगों को गोल्ड मिलता है, गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेगा और फिर वो आपस में जुड़कर हमको है ना गोल्ड का जो है वो हम लोगों का एक सॉल्व देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर फॉर्मिक एसिड प्लस HCl मिलेगा। उसी तरह हम लोग डबल डिकम्पोजिशन के जरिए भी कोलाइड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर H2O3 का अगर रिएक्शन हम लोग H2S के साथ करा रहे हैं तो ये रिएक्ट करके AS2S3 ये हम लोगों का एक यहाँ पर सॉल्व बनेगा। यानी इन सारे अगर हम लोग देखें हम लोगों का जो मेथड्स है उसमें हम लोग कोई ना कोई रिएक्शन करा रहे हैं और वहां से हम लोग जो है वो कोलाइड्स हम लोगों का बन रहा है, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पहले तो एक आइस बाथ लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर लेंगे और इसमें हम लोग डिस्पर्सन मीडियम रखते हैं जो कि वाटर होता है, ठीक है, और यहाँ पर आइस बाथ रखते हैं जिससे इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो काफी हम लोगों का कम हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर दो मेटल हम लोग रड रखते हैं, ठीक है, और ये मेटल रॉड उनका होता है जिनका हम लोग सॉल्व बनाना चाहते हैं और फिर उन रॉड को हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, और बैटरी से जोड़ के जब इन दो रॉड को हम लोग सटाते हैं और थोड़ा हटाएंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक आर्क बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क बनने के कारण क्या होगा, बहुत सारा जो है वो हीट जनरेट होगा जिससे ये जो मेटल है वो ये यहाँ पर वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब चूंकि यहाँ पर ये आइस बाथ रखा हुआ है तो जैसे ही ये जो मेटल है ये वेपराइज होगा, है ना, चूंकि यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर बहुत ही कम है तो उसके जो वेपर्स हैं फिर कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे और वो फाइनली सॉलिड बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से जो है वो हम लोग मेटालिक सॉल्व बना रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ब्रेडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड हम लोग कहते हैं। तो जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसका हम लोग रॉड ले लेंगे, है ना, उसके थ्रू हम लोग बैटरी जोड़ देंगे और फिर उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में लेके जाएंगे, सिर्फ टच करा के फिर छोड़ देंगे, वहां इलेक्ट्रिक आर्क बन जाएगा जिसके कारण ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा जो मेटल को वेपराइज करेगा। लेकिन चूंकि टेम्परेचर कम है वाटर का तो वो फाइनली कंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग डिस्पर्सन करा रहे हैं पार्टिकल्स को और उसके बाद हम लोग कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों जो है वो एक साथ होता है, ठीक है। तो ब्रेडिक्स इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल। तो यहां पर यही इलेक्ट्रिक आर्क है, ठीक है, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम, और ये हम लोगों का डिस्पर्सन मीडियम में जो है वो हमारा इंसर्टेड रहता है, ठीक है। द इंटेंस हीट, तो ये जो आर्क है जिसके कारण बहुत सारा हीट बना, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपराइजेस द मेटल व्हिच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। तो जो भी मेटालिक सॉल्व हम लोग बनाते हैं वो ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हम लोग बनाते हैं और इसमें डिस्पर्सन एज वेल एज क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो हम लोग इससे किसके सॉल्व बना सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकंड मेथड था जिसकी सहायता से हम लोग कोलाइड्स बनाते हैं।
अब जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेट है पर वो तो अभी नीचे बैठा हुआ है, उसके पार्टिकल्स को हम लोगों को डिस्पर्सन मीडियम में इधर उधर डिस्पर्स कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है हमारा प्रेसिपिटेट है उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं, है ना, और साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल देंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसमें कटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो क्या होगा, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है वो अपने सरफेस पर जो है वो या तो कटायन को एब्जॉर्ब करेगा या तो एनायन को, किसी एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जिससे एक आयन को जब वो सरफेस पर जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद, है ना, वेरियस पार्ट्स ऑफ जो हम लोगों का यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड के जो वेरियस पार्ट्स होंगे, है ना, सब पर एक ही प्रकार का चार्ज आ जाएगा, तो उनके बीच में क्या होना शुरू होगा, रिपल्सन होना शुरू होगा। और वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोगों का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जो कि कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे और इस तरह से हम लोगों का कोलाइड बन जाएगा। तो पेप्टाइजेशन में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसको, है ना, हम लोग पेप्टाइजिंग जो है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट है, तो जैसे ही हम लोग इस पर इलेक्ट्रोलाइट डाले पेप्टाइजिंग एजेंट तो इस पर चार्ज डेवलप हो गया, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जा रहा है ना, हम लोग निगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं। और इसके कारण अब इनमें रिपल्सन होना शुरू करेगा और ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे और इस तरह से हम लोगों को एक कोलाइड मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड अगर हम लोग देखें पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट into colloidal salt by shaking it with dispersion medium in the presence of क्या, small amount of electrolyte known as peptizing agent। तो इसमें हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसको किसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ जो है उसको हम लोग पूरा हिलाते हैं और उस प्रोसेस में हम लोग कुछ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी जो है वो हम लोग ऐड किए हुए रहते हैं। The precipitate absorbs one of the ions of the electrolyte on its surface during पेप्टाइजेशन। और पेप्टाइजेशन के दौरान क्या होगा, वो एक तरीके के आयंस को अपने सरफेस पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो कटायन को एब्जॉर्ब करेगा या तो एनायन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट, जिसके कारण प्रेसिपिटेट पर कोई चार्ज आएगा, ठीक है, विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ अ कोलाइड, और जिससे वो टूट के फिर कोलाइडल रेंज में हम लोगों को पार्टिकल्स बनाएंगे, ठीक है। यानी हम लोग यहां पर अभी देखें कि जो कोलाइड है उसको बनाने का हमारे पास तीन मेथड्स है। पहला हो गया केमिकल मेथड्स, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग कोई सॉल्व बना सकते हैं। दूसरा, या फिर हम लोग अगर मेटालिक सॉल्व बनाना चाहते हैं तो हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होता है तो उससे मेटल वेपराइज होते हैं और फिर उसको हम लोग, है ना, आइस बाथ के जरिए कंडेंस हम लोग करके, है ना, हम लोगों को जो है मेटालिक सॉल्व मिलेगा। और तीसरा जो है वो हम लोगों का पेप्टाइजेशन, जिसमें हम लोग किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को डिस्पर्सन मीडियम के साथ, है ना, शेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे उनके जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उनके सरफेस पर कोई चार्ज आ जाएगा, जिससे वो छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स में हम लोगों का ब्रेक कर जाए। अब हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पेप्टाइजेशन में देखा था कि हम लोग किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। यानी जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसमें हम लोगों का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लोगों का उसमें बचा हुआ रहेगा, या फिर उसमें और भी हम लोगों का जो सॉल्यूबल है वो इम्प्योरिटीज उसमें रह सकता है। तो हम लोगों को वहां से उन सारे इम्प्योरिटीज को, है ना, वहां से हटाना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्यूरिफिकेशन कहेंगे। और ये हम लोग मेनली तीन मेथड्स है इसके लिए। एक हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम लोग तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। The process of reducing the impurities to the minimum desired level is called
प्यूरिफिकेशन। यानी प्यूरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग इम्प्योरिटीज को है ना मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को है ना कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों के पास 3 मेथड्स है, जिसमें पहला मेथड है हम लोगों का डायलिसिस। डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास एक सुटेबल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन में क्या होता है कि फाइन पोर्स होता है, तो वो पोर्स का साइज इतना होता है कि उससे उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर जा सकता है, जो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज है वो भी बाहर जा सकते हैं उस मेम्ब्रेन से, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है चूंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। तो पूरा आइडिया ये है कि हम लोग को एक ऐसा मेम्ब्रेन लेना है जो इंप्योरिटीज को तो अलाउ कर दे कि वो अपने थ्रू पास होने दे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स को वो अपने थ्रू पास होने नहीं दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल मेम्ब्रेन लेते हैं और उसके अंदर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं जिसमें हम लोगों का इंप्योरिटीज भी रहता है, और उसके बाद हम लोग वाटर का जो है वो फ्लो कराते हैं। इधर से वाटर हम लोगों का आ रहा है और यहां से इंप्योरिटीज और वाटर जा रहा है। तो जब हम लोग वाटर का फ्लो कराते हैं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जहां भी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से पार्टिकल्स मूव करते हैं उधर जिधर कंसंट्रेशन कम होता है, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां से क्या होगा कि जो इंप्योरिटीज होगा है ना, यहां पर इंप्योरिटीज ज्यादा है, इधर इंप्योरिटीज हमारा नहीं है यानी कम है, तो क्या होगा, इंप्योरिटीज फ्लो करेगा। और चूंकि मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स का साइज ऐसा है कि वो अलाउ कर रहा है उस इंप्योरिटीज को बाहर जाने के लिए, तो यहां से इंप्योरिटीज जो है वो बाहर आना शुरू होगा, जो कि यहां से रनिंग वाटर है जिसके थ्रू यहां से इंप्योरिटीज जो है वो हम लोगों का हट जाएगा। पर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पर आयंस का काफी स्लो हो रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर हम लोगों का इंप्योरिटीज जो है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग अगर समझ रहे हैं कि यहां पर इंप्योरिटीज ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट है यानी जिसके ऊपर में चार्ज है, तब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो जैसे ही हम लोग यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो अब क्या होगा कि यहां पर जो हम लोगों का कटायंस होगा वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा और जो एनायंस होगा वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा। तो ये जो डिफ्यूजन है वो हम लोगों का फास्ट हो जाएगा। तो यहां से ये जो प्यूरिफिकेशन है वो हम लोगों का तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो हेल्प ले रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो अगर हम लोग डायलिसिस देखें तो हम लोग डायलिसिस एक और वर्ड हम लोग सुनते हैं है ना, किडनी भी जो हमारा जो है ये जो पूरा प्रोसेस जो इंस्ट्रूमेंट करता है उसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। तो जो किडनी भी है वो हम लोगों का डायलाइजर का काम करता है, जो ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, यानी ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज आ जाता है तो वो उस इंप्योरिटीज को जो है वो निकाल देता है, लेकिन वो है ना कोलाइडल पार्टिकल्स यानी जो हीमोग्लोबिन ये सब हैं उनको वो हटाता नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डायलिसिस हो गया और ये हम लोगों का हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो तीसरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मली जो फिल्टर पेपर होगा उसमें जो पोर्स का साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, यानी उसके थ्रू हम लोग अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को डालेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स भी उसके थ्रू पास हो जाएगा। तब हम लोग क्या काम करते हैं कि उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पर है ना कुछ केमिकल्स का हम लोग इस तरह से उस पर हम लोग कोटिंग करते हैं जिससे पोर्स का जो साइज होता है वो हम लोगों का रिड्यूस हो जाता है। तो जो पोर्स का साइज है अब वो इतना कम हो गया कि अब उसके अंदर जो है वो सॉल्यूबल इंप्योरिटीज तो पास हो जाएगा, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा, वो उसके थ्रू पास नहीं होगा। तो हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग है ना ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को एक कोटिंग के जरिए कोलाइडियन सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू हम लोग पोर्स के साइज को क्या करते हैं है ना कोटिंग करके पोर्स के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। और जिससे अब क्या होता है कि जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन उसके थ्रू अगर पास कराते हैं तो क्या होता है, हमारा डिस्पर्सन मीडियम तो पास हो जाता है, लेकिन जो हमारा डिस्पर्स्ड जो फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर में ही आ जाते हैं। ठीक है,
तो सारा इंप्योरिटीज जो है वो उसके थ्रू पास हो गया, और अब हमारे फिल्टर पेपर पर सिर्फ कौन बचा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और अब हम उसको जो है वो फ्रेश जो है डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे और उसको वहां पर डाल देंगे। तो इससे हमारा जो है हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोगों का 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम लोगों का क्या था, डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। यानी जो डायलिसिस है उसमें हम लोग जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स है उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन की सहायता से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, containing the colloidal solution is suspended in a vessel, ठीक है, through which fresh water is continuously flowing। तो हम लोग एक बैग लेते हैं जिसमें सुटेबल मेम्ब्रेन होता है और उसमें हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल दिए और यहां से फ्रेश वाटर को कंटिन्यूसली हम लोग रन करा रहे हैं। तो जो इसमें डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है वो हमारा डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो वहां से हम लोगों का बाहर निकल जाता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है, into the outer water and pure colloidal solution is left behind। और इस तरह से हमारा जो यहां पर है प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हम लोगों को बच जाता है। पर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रोसेस हम लोगों का क्या होता है, स्लो होता है। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेते हैं। तो उस समय जो ये डायलिसिस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हम लोगों का क्या हो गया, इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इंप्योरिटीज आर ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वर्क कब बढ़िया करेगा, जब हमारा जो इंप्योरिटीज होगा मेनली वो हम लोगों के आयंस होंगे। ठीक है, तब ये सबसे अच्छा वर्क करेगा। द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से डायलिसिस कराते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, the ions present in the colloidal solution migrate out to the positively charged electrodes। तो जो यहां पर हम लोगों के आयंस मौजूद रहेंगे, है ना, अगर कटायन है तो वो किधर भागेगा, कटायन है जो वो एनोड की तरफ जाएगा, एनायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और उस तरह से हम लोगों का ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्यूरिफाई हो चुका रहेगा। ठीक है, अब थर्ड जो हम लोगों का है प्यूरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से जो हमारे सॉल्यूबल जो है ना इंप्योरिटीज हैं उसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, और बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, ठीक है, जो अपने थ्रू है ना हर एक पार्टिकल्स को पास होने देते हैं, बस कोलाइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल उठता है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम लोग बनाते कैसे हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो हमारे पास होगा विथ कोलाइडियन, जो कि 4% सॉल्यूशन ऑफ क्या होता है, नाइट्रो सेल्यूलोज होता है इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो उसमें हम लोग फिल्टर पेपर को सोक कर देते हैं, उसमें डुबो देते हैं, तो जिससे हमारा जो पोर्स का जो साइज है फिर उसको हम लोग ड्राई करेंगे तो जो पोर्स का साइज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा, जिससे जो इंप्योरिटीज है वो तो पास हो जाएगा लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और या फिर हम लोग जिलेटिन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं टू नैरो डाउन द पोर्स सुटेबली, जिससे हम लोगों का पोर्स का साइज सुटेबली जो है वो हम लोगों का कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास प्यूरिफिकेशन के लिए 3 प्रोसेस हो गए या 3 मेथड्स हो गए। एक हम लोगों का डायलिसिस हो गया, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, और तीसरा हम लोगों का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया।